नमस्कार, स्वागत है आपका आकार आईएएस। आकार आईएएस की इस एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में हम इतिहास के सवालों को डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री के सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। तो हिस्ट्री के सवालों को डिस्कस करने के क्रम में आज हम फिर से कुछ सवालों पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है कि उसे स्वप्नदर्शी, पागल और प्यासा कहा गया है। उसे स्वप्नदर्शी, पागल और प्यासा कहा गया है, यानी कि ड्रीमर, मैड एंड थर्स्टी। कृषि के लिए अमीरे कोही नामक एक नया विभाग बनाया गया। सेकंड स्टेटमेंट ये है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथन किस सुल्तान के बारे में सत्य है। नीचे 4 सुल्तानों के नाम दिए हुए हैं। पहला सुल्तान है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है गियासुद्दीन तुगलक, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और चौथा है बलबन। तो 4 सुल्तानों के नाम हैं और ये पूछ रहा है कि ये 3 स्टेटमेंट जो दिए हैं वो कौन से सुल्तान के जो हैं पर फिट बैठते हैं। तो पहले अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक को देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जो कि गियासुद्दीन तुगलक के बाद में शासक बना, सुल्तान बना, उससे जो है स्वप्नदर्शी, पागल और प्यासा कहा गया है। इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक की क्रूर नीतियों की वजह से, ठीक है, उसके आचरण की वजह से कई सारी ऐसी खामियां उसके अंदर थी, कमियां उसके अंदर थी, जिसके कारण उसे जो है स्वप्नदर्शी, पागल और प्यासा जो है, रक्त पिपासु बेसिकली जो है उसे बोला गया। कृषि के विकास के लिए उसने एक नया डिपार्टमेंट बनाया जिसे अमीरे कोही कहा गया। तो ये नया विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में बनाया। किसके विकास के लिए? कृषि के विकास के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए अमीरे कोही विभाग जो है वो बनाया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और उसने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करी, दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसने नाम बदल के उसका क्या रखा? नाम बदल के रख दिया दौलताबाद। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो फिट बैठते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पे। तुगलक डायनेस्टी की अगर बात करें तो तुगलक वंश की जो स्थापना है, अगर तुगलक वंश की स्थापना की बात करें तो तुगलक वंश की स्थापना की गई गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा, ठीक है, 1320 ईस्वी में स्थापना की गई किसकी? तुगलक वंश की। और गियासुद्दीन तुगलक के बाद में जो अगला सुल्तान बना वो बना मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये 3 स्टेटमेंट जो हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में करेक्ट हैं। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दैट तूतीनामा किसने लिखा? हु रोट तूतीनामा, ठीक है। तो यहाँ पे तूतीनामा इज अ नरेशन, इज जो है कि एक क्रिएशन है, ठीक है। तो उसको लिखा किसने? पहला ऑप्शन है आपका अमीर खुसरो, फिर है बर्नी, फिर है इसामी, फिर है जिया नक्शबी, ठीक है। तो इसके करेक्ट अगर ऑप्शन की बात करें तो यहां पर आपका है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जिया नक्शबी ने तूतीनामा लिखा। तूतीनामा का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो उसका लिटरल मीनिंग निकल के आता है तोते की कहानी, तोते की कहानी। तो तोते की कहानी बेसिकली जो है इसको लिखा गया है जिया नक्शबी के द्वारा लिखा गया है और 52 कहानियों की यह एक श्रृंखला है। यह जो श्रृंखला है वह 52 कहानियों की एक श्रृंखला है। इट इज द सीरीज ऑफ 52 स्टोरीज, सीरीज ऑफ 52 स्टोरीज, 52 कहानियों की एक श्रृंखला है। क्या? तूतीनामा, लिटरल मीनिंग है तोते की कहानी, रिटन बाय जिया नक्शबी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फिरोज शाह तुगलक? तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि उसने एक नया सिंचाई कर लगाया जो उपज का 10वां हिस्सा था, यानी कि उसने एक ऐसा टैक्स इंपोज किया सिंचाई पर, इरिगेशन पर एक ऐसा टैक्स इंपोज किया जो कि उपज का 10वां हिस्सा था, यानी कि जितना टोटल प्रोडक्शन होगा
उस टोटल प्रोडक्शन का जो 10वां हिस्सा होगा वह 10वां हिस्सा किसके रूप में दिया जाएगा? सिंचाई कर के रूप में दिया जाएगा। पहला स्टेटमेंट ये पूछ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान की स्थापना की। तीसरा स्टेटमेंट है उसने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही लिखी। तो पूछ रहा है कि कौन सा आपका कथन जो है वो सत्य है, ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फिरोज शाह तुगलक। तो पहले स्टेटमेंट पे बात करें, पहले स्टेटमेंट पर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक इरिगेशन टैक्स लगाया गया, एक सिंचाई कर लगाया गया, जो कि कुल उपज का 10वां हिस्सा था, यानी कि जितना टोटल प्रोडक्शन होना था उसका 10वां हिस्सा जो था वो आपको किसके रूप में देना होता? सिंचाई कर के रूप में देना होता था, ठीक है, क्योंकि नहरों से आप सिंचाई कर रहे हो, ठीक है, राज्य की जो संसाधन है, राज्यों का संसाधनों का प्रयोग करके आप सिंचाई कर रहे हो तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ता था अपने टोटल प्रोडक्शन का 10th पार्ट, यानी कि 10वां हिस्सा। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट फिरोज शाह तुगलक के बारे में सही है। दूसरे स्टेटमेंट पे अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात, ठीक है, तो दीवाने खैरात बेसिकली जो डिपार्टमेंट था, दीवाने खैरात डिपार्टमेंट का काम क्या था कि यह विधवा, जो विधवा मुस्लिम महिलाएं या लड़कियां थी, विधवा मुस्लिम महिलाएं या लड़कियां जो थी, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए काम करता था, उनके देखभाल के लिए, उनके कल्याण के लिए जो काम करता था, कौन करता था? दीवाने खैरात। एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि बनाया गया फॉर हुम, किसके लिए? विधवा मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के लिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवाने खैरात की स्थापना की गई थी। उसके अलावा दूसरा डिपार्टमेंट था दीवाने बंदगा। तो बेसिकली दीवाने बंदगा जो है यह दासों की देखभाल के लिए, यानी कि जो स्लेव्स थे, जो गुलाम थे, ठीक है, जो दास थे, उनकी देखभाल के लिए जो है वो बनाया गया दीवाने बंदगा। तो एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो कि दासों की देखभाल के लिए क्या किया गया था? इसका फॉर्मेशन किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी जो आत्मकथा लिखी, वो लिखी फुतुहाते फिरोज शाही में। तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में तीनों स्टेटमेंट सही हैं कि उसने जो है, ठीक है, कि एक जो कृषि कर के रूप में कुल उपज का, सॉरी, सिंचाई कर के रूप में कुल उपज का 10वां हिस्सा जो है वो वसूलना शुरू किया। मुस्लिम विधवा महिलाओं और लड़कियों की देखभाल के लिए उसने दीवाने खैरात की स्थापना की। दासों की देखभाल के लिए उसने दीवाने बंदगा की स्थापना की। और उसने अपनी जो आत्मकथा लिखी वो फुतुहाते फिरोज शाही लिखी। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सैयद वंश की स्थापना की? तो सैयद वंश की जो स्थापना की वो की खिज्र खान ने। तो सैयद डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द खिज्र खान। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में अगर हम एक क्रम देखें तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश के बाद में आता है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद में कौन आता है? ठीक है, तुगलक वंश। तुगलक के बाद में कौन आता है? सैयद। फिर है लोदी, फिर है मुगल। तो बेसिकली ये एक हायरार्की देखने को मिलती है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश एंड मुगल वंश। तो सैयद वंश की स्थापना जो है वो तुगलक डायनेस्टी के बाद जो है वो करी गई, किसके द्वारा? खिज्र खान के द्वारा। खिज्र खान वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक सॉरी सैयद डायनेस्टी। और सैयद डायनेस्टी के बाद में जो अगला रूल किया वो किसने किया? लोदी ने, डायनेस्टी ने। ठीक है, इसमें जो है सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी एंड ऑल, ये लोग उसमें शामिल थे। तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि खिज्र खान। खिज्र खान वाज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिकंदर लोदी ने बहलोल सिक्का चलाया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है वह अपने सरदारों को मकसदे अली कहकर पुकारता था। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट सही है कि सिकंदर लोदी, ठीक है, जिसने बहलोल सिक्का चलाया। बहलोल लोदी ने अपने टाइम पर जो है एक सिक्का चलाया था, जिसे बहलोल सिक्का कहा गया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के शासनकाल के समय भी जो है बहलोल सिक्के का प्रचलन रहा।
ठीक है। और वह अपने सुल्तानों को मकसदे अली कहकर पुकारता था। मकसदे अली का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जो कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरी तरीके से क्या हो, डेडिकेटेड हो। ठीक है, तो मकसदे अली बेसिकली जो है वो सिकंदर लोदी द्वारा अपने सरदारों को बुलाया जाता था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इन द रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिकंदर लोदी करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगले सवाल पे बात करें, सल्तनत काल के प्रशासन के संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो सल्तनत काल के दौरान केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान था। बलबन और अलाउद्दीन के समय जो है अमीर अप्रभावी हो गए और अमीरों के महत्व का चरण लोदी वंश के शासन काल के दौरान था। पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो अगर सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जो केंद्रीय सत्ता थी, जो केंद्रीय शासन था, वह केंद्रीय शासन जो है वो सुल्तानों के अधीन हुआ करता था। यानी कि केंद्रीय स्तर पर जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारा कौन मैनेज करेगा, सुल्तान मैनेज करेगा। और सुल्तान ही उन सारी व्यवस्थाओं का क्या होता था, मुखिया होता था। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है, सही है कि केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था, सुल्तान होता था। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, बलबन एसोसिएटेड विद दी किससे, गुलाम डायनेस्टी से। ठीक है, जो है, और उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी डायनेस्टी से एसोसिएटेड है। दोनों ही सुल्तान जब अपने टाइम पीरियड में काफी चरम पे पहुंचे, उनकी सत्ता और शक्ति काफी चरम पे पहुंची, तो उन्होंने खुद को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, खुद को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कि हम जो हैं श्रेष्ठ हैं, वी आर द सुपीरियर, ये रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अमीरों की बातों को नकारना शुरू किया। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ द बलबन एंड अलाउद्दीन, अमीर जो हैं उनके शासनकाल के समय अप्रभावी हो गए, उनका उतना ज्यादा शासन व्यवस्था में या प्रशासन व्यवस्था में उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहा। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट भी आपका सही है, गलत नहीं है कि अमीर जो हैं वो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में अप्रभावी हो गए थे। फिर अमीरों के महत्व को जो पीक मिली, जो एक बूस्ट मिला, वो मिला ड्यूरिंग द रेन ऑफ द लोदी डायनेस्टी। लोदी वंश के शासनकाल के समय जो है अमीरों का महत्व जो है वो चरम पर पहुंचा। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, गलत कोई नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा होगा कि इनमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है, यानी कि सारे सही हैं। तो 6 नंबर में आपका आंसर क्या होगा, आंसर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि दिल्ली सल्तनत की कर प्रणाली के संदर्भ में, टैक्सेशन सिस्टम जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में थी, तो उसमें क्या था, ये उशरा नहीं है, उश्र है। ठीक है, यहां पे क्या है, ये उश्र। तो उश्र गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर। फिर दिया हुआ है खराज, मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही कथन है। तो अगर उश्र की बात करें तो उश्र बेसिकली जो है वो गैर मुसलमानों से नहीं बल्कि मुसलमानों से वसूला जाता था। ठीक है, जो कृषक मुसलमान थे, वो मुसलमान जो कि खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे, उनको जो है क्या दिया देना होता था, उश्र देना होता था, भूमि कर देना होता था। ठीक है, उश्र वाज जो है लैंड टैक्स, एक तरीके से भूमि कर था जो कि दिया जाता था किसके द्वारा, मुसलमानों के द्वारा अदा किया जाता था। उसके अलावा अगर हम खराज की बात करें तो खराज जो है यह गैर मुस्लिम्स, जो गैर इस्लामिक पीपल थे, उनके द्वारा दिया जाने वाला कर था। तो बेसिकली उश्र और खराज दोनों ही भूमि कर थे। उश्र जो है वो मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था और खराज जो है वो गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था। सही कथन पूछ रहा है, तो दोनों सही नहीं, ना पहला स्टेटमेंट सही ना दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे होगा डी, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्ता प्रणाली के संदर्भ में सही कथन चुनना है। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। दूसरा है कि फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता प्रणाली को फिर से स्टार्ट किया। तो सही है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इक्ता प्रणाली को समाप्त करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि जितने कमजोर इक्ता हैं, यानी कि जो छोटे छोटे सरदार हैं, छोटे छोटे प्रांत हैं, ठीक है, उनको आपस में मिला करके एक ऑर्गेनाइज्ड जो है सिस्टम है उसको सेटअप किया जाए। तो इसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया ताकि केंद्रीय स्तर पर जो है प्रशासन मजबूत रहे। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने फिर से क्या किया कि इक्ता प्रणाली को फिर से रीस्टार्ट किया।
ठीक है, तो सही कथन पूछ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रणाली को बंद कर दिया था और फिरोज शाह तुगलक ने जो है, ठीक है, एकता प्रणाली को फिर से स्टार्ट किया। ठीक, अगले सवाल में देखिए, विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों का क्रम पूछा जा रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों में सबसे पहला जो वंश आता है वो आता है संगम वंश, दूसरा आता है सुलभ वंश, तीसरा है तुलुप वंश और चौथा है अराविडो वंश। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कि विजयनगर साम्राज्य में पहले संगम वंश आता है, फिर सुलभ आता है, फिर तुलुप आता है, फिर अराविडो आता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखें तो यहां पूछ रहा है कि आयंगर प्रणाली किससे संबंधित है? विजयनगर, गुप्त वंश, मौर्य वंश, बहमनी वंश। तो विजयनगर से आयंगर प्रणाली जो है वो संबंधित मानी जाती है। तो बेसिकली जो विजयनगर साम्राज्य में आयंगर प्रणाली जो है वह रिलेटेड है ग्राम संगठन से, ग्राम संगठन से, यानी कि गांवों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संगठन जो है वो बनाया जाता था। ठीक है, और इस प्रणाली में 12 अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, 12 अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। और इन अधिकारियों को क्या बोला जाता था? इन अधिकारियों को आयंगर बोला जाता था। सो दैट्स व्हाई आयंगर प्रणाली जो है इट इज रिलेटेड विद द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे